अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपना आगाज करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही डर लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट की वजह से, इस पोर्शन की वजह से एग्जाम में अपने मार्क्स लूज कर जाते हैं, अपने मार्क्स कटवा के आ जाते हैं। अब वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें से ये है कि जब आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब आपने खास तवज्जो नहीं दी, या जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को रिवाइज किया जा रहा था, या जब आप सीख रहे थे, जब आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक नया नया समझ आना शुरू हुआ था, तब आपने साथ साथ इसको टाइम नहीं दिया। अब अगर आप लोगों के साथ इस तरह का कोई मसला है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती, या आपने कभी कोशिश की और उसमें नाकाम हो गए, तो आज इस वीडियो को पूरा दोबारा से देखें, इस लेक्चर को तवज्जो से सुने। हो सकता है आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर बिल्ड करने की। अब चाहे आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेकंड के स्टूडेंट हो, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर, जिसमें से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी नेचुरली हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब मिल गए तो उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि मिलियंस की तादाद में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थ में मिलते हैं। अब आपको एक चीज मिल गई, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए, क्लासिफाई कर लिए, तो अब क्लासिफिकेशन के बाद आप पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, ये आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। फिर आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप एंड सो ऑन। ये सारे टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल आपने पढ़ी थी बचपन में कि आपके पास ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी आते हो। अब इनके डेरिवेटिव्स का मतलब, एंड द डेरिवेटिव मींस कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कोई कंपाउंड बना। अब अगर उसको मैं ब्रेक करता हूँ, वो ब्रेक दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सिंपली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमें समझ आ गई है अगर, तो अब चलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई। तो एक थ्योरी हमने सीखी थी बचपन में कि आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी, एक थ्योरी प्रपोज की गई थी। पुराने जमाने के लोगों ने ये कहा था कि आपके पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई है, तो इट इज नेसेसरी कि वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया होगा। यानी कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है अगर, तो उसके लिए लाजमी है कि दूसरा जिससे वो बनेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये कंपाउंड लेबोरेटरी में खुद से आप नहीं बना सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लैब प्रिपरेशन इसकी नहीं पॉसिबल। तो वाइटल फोर्स थ्योरी आपसे कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। सिंथेसाइज करने का मतलब मैन मेड नहीं हो सकते ये फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपकी जो केमिस्ट्री है उसको दो हिस्सों में तकसीम अगर करें, तो एक पार्ट कहलाता है इनऑर्गेनिक, दूसरा पार्ट कहलाता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरह हमने पढ़ी कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डाल देते हैं। आपकी वाइटल फोर्स, वाइटल मींस लाइफ, आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरीज। अब अगर इस किस्म की बात आपसे इस दौर में कोई करता है, तो आप उसको यही कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, आप चाहें तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में रबर होगी, इवन आप जब पेंसिल रबर से काम करते थे तो रबर मिटाने के लिए इस्तेमाल करते थे। दैट इरेजर और रबर इज इन फैक्ट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया बिल्कुल जा सकता है लेबोरेटरीज के अंदर। आपके पास फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब आप बनाते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, पुराने जमाने में ये थ्योरी प्रपोज की गई थी और लोग इस बात को मानते भी थे। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे, वोलर साहब, उन्होंने आके एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके पास एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि बाय प्रोडक्ट एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। उन्होंने क्या किया था, लैब के अंदर अमोनियम साइनेट लिया था, इसको बॉईल करवाया था। जब बॉईल किया इन्होंने, तो आपके पास बाय प्रोडक्ट में यूरिया, बाय प्रोडक्ट का मतलब जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो अलग है, और बाय प्रोडक्ट जो उसके अलावा आपको एक प्रोडक्ट मिलता है उसे आप बाय प्रोडक्ट कहते हैं, वो इनको यूरिया मिल गया।
तो वहां पर एक रेवोल्यूशन आ गया कि आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा पोर्शन हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी, और उसके बाद 19th सेंचुरी में वोलर साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट पेश किया था जिसका बाय प्रोडक्ट आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा था। अब चलते हैं कि सोर्सेस क्या थे, हमारे नेचुरल सोर्सेस क्या थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो नेचुरल सोर्सेस आपके पास जो प्रिंसिपल सोर्सेस हैं यानी मेन सोर्सेस जो हैं वो दो हैं, एक आपका एनिमल, दूसरा प्लांट्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से दो मेन सोर्सेज आपको मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। अब ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ये आपके पास जाहिर है मरेंगे कभी ना कभी। मरने के बाद ये अर्थ यानी कि जमीन के अंदर जब दफनाए जाएंगे या आफ्टर सर्टेन टाइम ये खुद ही जमीन के अंदर दफन होते चले जाते हैं, जमीन की लेयर ऊपर आती जाती है, तो कई सौ साल के बाद जाके ये एज अ फॉसिल फ्यूल हम निकाल लेते हैं। रिसेंटली अभी कुछ ही अरसा पहले एंग्रो ने कोल डिस्कवर किया था, यानी कि आपके पास बहुत बड़ा एरिया सिंध के अंदर से जहां पर आपके पास कोयला मौजूद था वो एंग्रो ने डिस्कवर किया था। ये कोयला किस तरह बना होगा, ये इसी तरह बना होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स बहुत सारे थे, फॉरेस्ट था, वो कई सौ साल तक दफन रहा। जाहिर है जब आपके कोई प्लांट वगैरह मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो जाहिर है आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ही देंगे। तो जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज डिकम्पोज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो कई सौ साल तक वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे दबती रहती है और एंड रिजल्ट आपको जो मिलता है वो कोयला मिलता है जिसको आप कोल कहते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स की एग्जांपल लेते हैं। एनिमल्स में ज़ाहिर है प्रोटीन्स हैं, ये जो आपके गोश्त वगैरह है ये प्रोटीन से मिलके बनता है। प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके ह्यूमन बॉडी की बात करें या एनिमल्स की बात करें, इन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। प्लांट्स मैंने अभी डिस्कस किया आपके पास, फॉर एग्जाम्पल प्लांट के अंदर सेलुलोज है, स्टार्च है, शुगर है वगैरह वगैरह। ये सारे प्लांट्स आपके पास जो हैं ये भी डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके पास अब जब ये जमीन के अंदर चले गए एक दफा, तो जमीन से निकलने वाली चीज को हम कहते हैं मिनरल्स। तो अगर मैं बात करूं मिनरल सोर्सेस क्या हैं, तो वो तीन हम बेसिक यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला कोल, दूसरा नेचुरल गैस, तीसरा पेट्रोलियम। कोल आपके पास फर्दर डिवाइड किया गया है। कोल आप सबने देखा हुआ है किस तरीके का होता है। कोयला आपके पास, इसको उर्दू में कहा जाता है, कोयला आपके पास तीन तरीके से डिकम्पोज किया जाता है, तीन तरीके से आपको मिलता है। फर्स्ट टाइप आपके पास कोल की है गैसियस प्रोडक्ट्स। तो गैसियस प्रोडक्ट का मतलब जितने भी आपके पास गैसेस हैं, यानी कि आप मीथेन की बात करें, इथेन की बात करें, जितनी भी गैसेस हैं वो सब आपके पास अगर कोयले से निकल रही हैं तो वो गैसियस प्रोडक्ट हैं, इसको हम कोल गैस कहते हैं। ये नॉर्मली आपके पास एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ आपके सीएनजी की, तो सीएनजी सिंपली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस आपके पास ज्यादातर कंपोज करती है मीथेन अपने अंदर। तो मीथेन जाहिर है कोयले से मिलती है, आपको कोल से निकलती है, तो इट इज अ गैसियस प्रोडक्ट। सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप आपके पास है विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड की मिसाल अगर लें तो वो कोल तार एक आपने देखी है। आप सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं रोड को बनते हुए लाजमी देखा होगा। तो रोड में आपने कभी गौर किया होगा कि एक थिक विस्कस लिक्विड टाइप की चीज मौजूद होती है, वो आपके पास कोल तार बेसिकली होती है। इस कोल तार के अंदर जाहिर है वो कोल तार तो खैर बिल्कुल एक्सट्रीम प्रोडक्ट आपका होता है, जो बिल्कुल आपका यूजलेस प्रोडक्ट होता है। आप उसके अंदर से फर्दर कुछ आप निकाल नहीं सकते, तो आप उसे रोड मेकिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोल तार के अंदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अपने अंदर रखता है और भी दीगर चीजें इसमें से निकाली जा सकती हैं। तो विस्कस लिक्विड भी आप अपने कोयले से निकाल सकते हैं। आपका जो कोयला है अब तक आपने दो चीजें इधर से निकाल ली, गैसियस फॉर्म भी, लिक्विड फॉर्म भी। थर्ड आपके पास जो टाइप आती है वो है सॉलिड मटेरियल। आपके पास तीनों स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों आपके एक कोयले में से निकाली जा सकती हैं। अब सॉलिड मटेरियल आपके पास कोल का जो बाकी बचता है वो कोक। ये कोक कोका कोला वाली कोक नहीं है जो आप पीते हैं। ये कोक आपके कोयले में से बिल्कुल सब कुछ एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सॉलिड फॉर्म बचता है उसे आप कोक कहते हैं। दोनों में फर्क यहाँ पर देखें। कोल आपके पास जो है वो थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा शाइनी मटेरियल है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म भी है थोड़ी सी मौजूद, ये आपके पास थोड़ा सा हैवी भी होता है। कोक आपके पास प्योर कार्बन है। ये आपके जितने भी गैसेस और लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं इनको निकालने के बाद अब जो सॉलिड पीछे रह जाता है
इसे आप कहते हैं कि ये कोक है, ये आपका प्योर कार्बन है और इसे आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर आप जब बारबेक्यू वगैरह करते हैं, घर पे करते हैं या कहीं पे भी होते हुए देखते हैं, तो ज्यादातर जो वहां पर कोयला इस्तेमाल होता है वो कोक होता है, वो कोल नहीं होता। कोक आपके पास गैसियस और लिक्विड प्रोडक्ट अपने अंदर नहीं रखता। अदरवाइज अगर आप कोयला जलाएं बारबेक्यू करते वक्त, तो आपके पास जो कोक है, जब आप जलाते हैं तो वो राख ऐश बन जाता है, कोल ऐश नहीं बनता। कोल आपके पास गैसियस प्रोडक्ट निकाल के देगा, विस्कस लिक्विड भी निकाल के देगा, यानी कि जब आप उसको जलाएंगे तो हवा में आपके पास आग ऊपर तक जलती रहेगी, और जो आपकी ट्रे है जिस पर आप बारबेक्यू वगैरह करते हैं, वहां पर आपके पास एक थिक लिक्विड नीचे बच जाएगा, जिसे आप कोल तार कहते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन है, हम बार बार जबान पे कोयला बोलना आसान है तो हम कोयला बोलते रहते हैं, हालांकि हमारे पास बारबेक्यू करते वक्त कोक इस्तेमाल किया जाता है। कोक आपके पास प्योर कार्बन फॉर्म है। तो ये था आपके पास कोल की क्लासिफिकेशन कि आपका एक मिनरल सोर्स जो कि कोल यानी कोयला है, इसको किस तरह क्लासिफाई करते हैं। बकिया दो अभी आपके पास मौजूद है, नेचुरल गैस भी, पेट्रोलियम भी। तो नेचुरल गैस आपके पास क्या है? नेचुरल गैस सिंपली मिक्सचर है ऑफ लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, यानी कि लो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि मीथेन, इथेन वगैरह, ये सारे आपके नेचुरल गैस के अंदर मिक्सचर बना के मौजूद होते हैं। आपकी किताब के अंदर कंपोजिशन ऑफ सुई गैस मौजूद है। मीथेन सबसे ज्यादा क्वांटिटी रखता है आपकी सुई गैस के अंदर। आपके घर में जो गैस आती है उसे हम सुई गैस कहते हैं। सुई गैस नाम रखने का मकसद क्या है? वजह उसकी ये है कि जहां से आपको ये नेचुरल गैस हासिल होती है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक हिस्सा है, एक जगह है जिसका नाम सुई है। वहां से आपको ये नेचुरल गैस फराम की जाती है। अब ये नेचुरल गैस जिस इलाके से निकल रही, वहीं से आपका यहाँ पर नाम रख दिया है कि ये सुई गैस है। इसके अंदर कंपोजिशन मिथेन की सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन आपके पास एज अ इनर्ट है, इसकी भी कंपोजिशन ज्यादा है। उसके बाद फिर इथेन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके पास सारे लो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये आपकी सेकंड टाइप थी नेचुरल गैस की। अब थर्ड टाइप पे बात करते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपके पास, इट मींस रॉक ऑयल इन लैटिन। ये आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो जिस तरह क्रूड ऑयल का हम जिक्र करते हैं, तो पेट्रोलियम भी बेसिकली क्रूड ऑयल ही है। क्रूड ऑयल का मतलब कि आपके जो जमीन के अंदर से तेल निकल रहा होता है, तो पेट्रोलियम भी उसी क्रूड ऑयल का नाम है। पेट्रोलियम बेसिकली क्या है? रॉक ऑयल का मतलब क्या है? रॉक ऑयल का मतलब जब आप, फॉर एग्जांपल, अर्थ के अंदर लेयर्स मौजूद होती हैं। पहली लेयर होती है गैसेस प्रोडक्ट की, सेकंड लेयर होती है आपके पास लिक्विड की, थर्ड लेयर होती है आपके पास सॉलिड की। अब जब आपके पास ये गैस और लिक्विड दोनों निकाल लिए जाएं, तो जो थोड़ा सा आपके पास लिक्विड अर्थ के अंदर बच जाता है, वो आपके रॉक्स यानी पत्थरों के अंदर जो खाली जगहें मौजूद होती हैं, होल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बारीक से सुराख जहाँ पर होते हैं, वहां पर ये ऑयल जाके ठहर जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे का मतलब कई सालों के बाद, आपके पास ये ऑयल कन्वर्ट हो जाता है एज अ पेट्रोलियम, जिसको आप क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इस पेट्रोलियम के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अंदर गैसेस भी होती हैं, लिक्विड्स भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। तो आप इस पेट्रोलियम के अंदर से यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मजीद निकाल सकते हैं बाद में भी। इस पेट्रोलियम के टॉपिक को हम बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आए, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनको किस तरीके से आपने स्टडी करना था, वो सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो हिस्सों में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, सेकंड टाइप क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन और क्लोज चेन नाम से वाजे है कि आपके पास चेन स्ट्रक्चर अगर होगा तो आपके ओपन चेन का मतलब, एक फॉर एग्जांपल आप किसी भी चेन की एग्जांपल लें, कोई भी आप घर के अंदर चेन पड़ी होगी उसको देखें, आपके पास अगर वो ओपन है तो एक स्ट्रेट फॉर्म में वो आ सकती है। लेकिन अगर इसी चेन को मैं क्लोज कर दूं, यानी कि एक सिरा उठाऊं और दूसरे सिरे में जाके उसको बांध दूं, तो अब ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना, दैट इज क्लोज चेन। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ए साइक्लिक का मतलब जिसके अंदर कोई रिपीटिशन ना हो, साइक्लिक का मतलब एक रिपीटिशन आ जाए कुछ टाइम के बाद। अब ओपन चेन यानी कि एलिफेटिक या ए साइक्लिक, जो भी आप इसको कहें, ये आपके पास फर्दर डिवाइड नहीं किए गए।
क्लोज चेन को यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स को आपने फर्दर 2 टाइप्स में मजीद क्लासिफाई किया है। तो क्लोज चेन की फर्स्ट टाइप आपके पास है होमोसाइक्लिक, जिसको आप कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, और सेकंड टाइप आपके पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है? होमोसाइक्लिक आपके पास ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे क्लोज चेन जिनके अंदर जो ये सर्कल बनाया है मैंने, ये रिंग स्ट्रक्चर जो बना है, इसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स ही मौजूद हो। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये है कि आपके पास इस सर्कल के अंदर, इस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी दूसरे कंपाउंड्स आ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन। फिर आपने होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया, फर्दर क्लासिफाई किया दो और मजीद टाइप में। दैट इज, फर्स्ट टाइप इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाम में आपने धोखा नहीं खाना, यहाँ पर ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक में फर्क क्या है वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं या नॉन बेंजीनॉइड्स भी कहते हैं। सेकेंड टाइप आपके पास है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन आता है, इसलिए ये आपके पास बेंजीनॉइड्स भी ये कहा जाता है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके पास कुछ इस तरीके होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर है आपके पास। ए साइक्लिक यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर, आपके अगर इसी चीज का मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊं तो फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इस तरह का कंपाउंड अगर आपको मिलता है तो वो ए साइक्लिक यानी कि ओपन चेन है। अगर आपको क्लोज चेन यानी कि आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात की जाए तो यहाँ पर नॉन बेंजीनॉइड का मतलब ये है कि बेंजीन आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक 6 कार्बन की रिंग हो और अल्टरनेट डबल कोवलेंट बॉन्ड हो। तो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें बेंजीन स्ट्रक्चर लाजमी होता है। बेंजीन स्ट्रक्चर क्या है? आपके पास 6 कार्बन एटम्स हैं। ये 6 कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्डेड तो हैं ही, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी इनके अंदर पाया जाता है। एज कंपेयर टू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, आपके पास बेंजीन स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास तमाम कार्बन एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब अगर आपके पास इस तरह की कोई क्लोज चेन आ जाए, एक आपके पास 6 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर आ जाए, तो उस फॉर्म को आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड या नॉन बेंजीनॉइड्स कहते हैं। वजह उसकी है यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो अल्टरनेटिव ना ही आपके पास तमाम कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब अगर इंडिविजुअल कार्बन की बात की जाए तो वो दो बॉन्ड्स आपस में बना रहे हैं। यहाँ पे हर कार्बन आपस में दो बॉन्ड लाजी बना रहे हैं, कार्बन टू कार्बन, और बाकी जो दो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ ये मिलके बना रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके पास तमाम कार्बन आपस में तीन बॉन्ड्स बना रहे हैं, यानी कार्बन टू कार्बन तीन बॉन्ड बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक कार्बन है, इसके साथ एक बॉन्ड इस कार्बन ने बना लिया और दो बॉन्ड इस कार्बन ने बना लिए। तो ये वाला जो कार्बन है इसके तीन बॉन्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं और एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया है। सेम इसी कार्बन की बात लें, ये भी आपके पास दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बना रहा है। तो इस तरीके से तमाम कार्बन आपस में तीन बॉन्ड बना रहे हैं और एक बॉन्ड इनका हाइड्रोजन के साथ मिलके बन रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर था बेंजीन स्ट्रक्चर, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक फिनॉल। आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बेंजीन स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका एक हेक्सागोनल रिंग है और बीच में सर्कल का मतलब कि आपके अल्टरनेटिव कोवलेंट डबल बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप इस कार्बन को हटा के एक OH ग्रुप के साथ बॉन्ड लगा दें तो अब ये आपका एरोमेटिक फिनॉल बन जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्लोज चेन स्ट्रक्चर तो है, लेकिन आपके पास होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में फर्क ये था, होमोसाइक्लिक में जो रिंग बन रही है वो बन रही है कार्बन टू कार्बन एटम। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो कार्बन टू कार्बन तो है, लेकिन कहीं एक आपका ऐसा एलिमेंट बीच में लाजमी आ रहा होगा जो कार्बन के अलावा कोई दूसरा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्रोजन है, इसकी जगह ऑक्सीजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, कोई और डिफरेंट एलिमेंट भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन आ जाए इस बेंजीन रिंग के अंदर तो ये आपका पायरिडीन दूसरा कंपाउंड बन गया। अब दोनों में फर्क क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में? दोनों में फर्क आपके पास ये है कि आपका नाइट्रोजन यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच है,
अगर मैं इस नाइट्रोजन को हटा के कार्बन ही लगाऊं और कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच कर दूं तो अब आपके पास ये नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने नाम अगर सुना हो ट्राई नाइट्रोटोलीन, ट्राई नाइट्रोटोलीन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TNT। ये कार्टून आपको याद होगा। अगर ये कार्टून आपको याद नहीं तो इसका मतलब आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये बचपन में हम लोग देखा करते थे। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, TNT हर जगह। ये आपके पास एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से वाज़ेह होता है, एरोमा मींस स्मेल, खुशबू, कोई फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं, कोई खुशबूदार चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में लाजमी नहीं है खुशबू ही आपको मिलती हो, उसमें आपको कुछ एक्सप्लोजिव नेचर भी मिल सकती है। तो बहरहाल ये सारी एग्जांपल्स थी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर टाइप्स। यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हम काफी देर से हाइड्रोकार्बन के ऊपर बात किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक हमने इसको समझा नहीं कि हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ है क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन का है। हाइड्रोकार्बन सिंपली आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, यानी कि आपके पास ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेनली प्रेजेंट हो। इसके अलावा दूसरे भी प्रेजेंट हो सकते हैं एलिमेंट्स, आप ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हैं, आप नाइट्रोजन, सल्फर और भी दीगर एलिमेंट्स इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपके पास जो दो एलिमेंट्स हैं दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये लाजमी प्रेजेंट होने चाहिए। अब अगर आपके पास टाइप्स की बात की जाए तो देर आर 3 टाइप्स जो भी हमने डिस्कस की, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक दफा क्विक रिवीजन करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन थे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर रखते थे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स थे जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर रखते थे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स थे जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर तो रखते ही थे लेकिन इनके अंदर अल्टरनेटिव डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता था। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब, सैचुरेटेड का मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, अनसैचुरेटेड का मतलब ये स्टेबल इतने नहीं है जितना कंपैरिजन में अल्केन्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप अल्केन्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो किस्म में तकसीम किए गए हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास है अल्कीन, सेकंड इज अल्काइंस। अल्केन्स आपके पास पैराफिन्स के नाम से भी पहचाने जाते हैं। अल्केन्स का जो जर्नल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसी तरीके से अल्कीन्स, इनका दूसरा नाम ओलिफिन्स भी है, वजह उसकी ये कि ऑयल मेकिंग कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। इनका जर्नल फॉर्मूला है CnH2n। ये आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीसरी टाइप आपके पास थी अल्काइंस। अल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी हम कहते हैं। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन टू कार्बन। इनका जर्नल फॉर्मूला आपके पास CnH2n-2 होता है। जर्नल फॉर्मूला का मतलब इनका स्ट्रक्चर पैटर्न सब एक जैसा होगा, आप सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएं, उस लिहाज से आपके पास स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको ये हमेशा याद रखनी है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए ये टर्म्स याद रखना आपके लिए लाजमी है। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं, अल्कीन्स को ओलिफिन्स, अल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी हम कहते हैं। ये तो बात हो गई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। अब नेक्स्ट आपके पास है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो आपके 6 कार्बन एटम के दरमियान हो या 2 कार्बन एटम्स के दरमियान हो। जितने भी कार्बन एटम्स होंगे आपके पास, अगर आपस में क्लोज चेन बना रहे हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं, तो आपके पास वो सारे के सारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन का नाम देते हैं। साइक्लोप्रोपेन में साइक्लो का मतलब साइकिल एक यहाँ पर चल रहा है, एक क्लोज लूप है आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं तो साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स हैं तो साइक्लोहेक्सेन। ये नाम किस तरह रखे गए ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप आपके पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की तरह ही होते हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, बस फर्क क्या है, यहाँ पर एलिसाइक्लिक के पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के पास डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो हमने पीछे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा था, इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो आपके एजेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को।
तो यहाँ पर 6 एजेस आपके पास पाए जाते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स हैं और उसके साथ आपके हाइड्रोजन एसोसिएट है। अगर यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन निकाल के मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो इसको आप कहते हैं टॉलीन। तो अभी हमने जो पीछे जिक्र किया था ट्राई नाइट्रोटॉलीन, तो टॉलीन आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड है। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन आपको समझ आ गया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ये सारे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ क्या थे, किस तरह उनको कैटेगराइज किया गया था। यहाँ पर हमने एक बात की थी जर्नल फॉर्मूला। तो जितने भी आपके पास ऐसे कंपाउंड जिनका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जिनका एक जर्नल फॉर्मूला है, उन्हें आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज का मतलब एक ऐसी फैमिली ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एक खास सिमिलर पैटर्न सिमिलर स्ट्रक्चर आपका फॉलो करते हो और हर अगला मेंबर जो आपका हो वो एक CH2 ग्रुप से डिफरेंशिएट किया जाए। यानी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह वगैरह ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में अगर आप गौर करते हैं तो मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन एंड सो ऑन। मेरे पास मीथेन CH4 एक एलिमेंट है। अगर इस CH4 में मैं CH2 ग्रुप ऐड करवा दूं तो आपको इथेन मिलता है, दैट इज C2H6। अब ये C2H6 आपके पास आ गया, इसके अंदर मैं दोबारा CH2 ऐड करवा दूं तो मुझे प्रोपेन मिल जाएगा। प्रोपेन आपके पास है C3H8, इसमें मैं दोबारा CH2 ऐड करवा दूं तो मुझे ब्यूटेन मिल जाएगा। अब इसी तरीके से आप ऐड करवाते जाएं CH2 अपना तो आपको एंड तक दैट इज डेकेन और इसके बाद एंड सो ऑन ये भी आपको एक पूरी सीरीज जनरेट करके दे देगा। स्टार्ट आपने कहां से किया था? इस मीथेन से। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? एक ऐसी फैमिली ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि खास रेगुलर स्ट्रक्चर रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हो और हर सक्सेसिव मेंबर हर आने वाला मेंबर एक खास डिफरेंस जो कि CH2 ग्रुप का है उससे ये डिफरेंस क्रिएट करता हो हर अगला मेंबर आने वाला। तो ये आपके पास जो सीरीज है इसे आप कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और जो आपके पास ईच मेंबर है, जैसे यहाँ पर मीथेन है, इथेन है, ये सारे ईच मेंबर आपके पास सीरीज के कहलाते हैं होमोलॉग। ये तो बात हो गई आपके पास होमोलोगस सीरीज फॉर अल्केन्स। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह ये सब अल्केन्स हैं। क्या यहाँ पर सिर्फ अल्केन्स के लिए ये रूल अप्लाई होता है, ये होमोलोगस सीरीज सिर्फ अल्केन्स के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स वो तमाम कंपाउंड्स जो एक खास फार्मूला जिनका एक जर्नल फार्मूला मौजूद है वो सारे के सारे होमोलोगस सीरीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्केन्स की बात हमने कर ली। अब अल्कोहल्स की बात अगर करें तो अल्कोहल सिंपल क्या है, अल्केन जिस तरह से आपके पास है अगर उसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं OH ग्रुप लगा दूं ये R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल को। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ अल्केन CH4, इसे मैं CH3-H लिख सकता हूँ। ये जो CH3 है ये आपका कहलाता है R, इस R को हम कहते हैं अल्काइल। तो ये अल्काइल ग्रुप आपके पास CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है इथेन के लिए। अब अगर इथेन में से मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो इथेन का ये ग्रुप कहलाएगा इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास इस तरह के एलिमेंट्स इस तरह के कंपाउंड सेपरेट होते हैं और आपके पास एक अल्काइल ग्रुप आता है उसे आप R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल्स में मेरे पास ROH। अगर गौर करें तो OH सब जगह सेम है। आपके पास मिथाइल अल्कोहल में CH3, इथाइल अल्कोहल में C2H5, आपने क्या किया, सिंपल अपने CH3 में CH2 को ऐड करवा दिया तो 2 कार्बन और 3+2 5 हाइड्रोजन। आपके पास अल्कोहल्स में भी ये सीरीज इसी तरीके से फॉलो अप होती है। तो जहां जहां आपके पास एक प्रॉपर जर्नल फॉर्मूला होगा वहां पर आपके पास होमोलोगस सीरीज जनरेट की जा सकती है। अब अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस में क्या फर्क है ये समझना है हमने। तो अल्केन्स अभी हम देख चुके हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह। इसके लिए हमने ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब नाम हम कहाँ से लेके आए? तो ग्रीक लैंग्वेज में आपके पास 1 को मीथ कहा जाता है, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। तो ये 1 से लेके 10 कार्बन एलिमेंट्स की 10 कार्बन एटम्स की एक लिस्ट जनरेट कर ली हमने, जो कि आपके पास मीथ, ईथ, प्रोप वगैरह ये सब आपने याद करना है। अब अगर अल्केन्स की बात की जाएगी
तो आप सिंपल इनके आगे अल्केन के एंड में जो ANE लिखा हुआ है इसको ऐड करवा दें तो मीथ एन। इसी तरह ईथ के आगे एन लगाएं तो ईथ एन, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। ये आपके पास अल्केन की सीरीज थी। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स में और अल्काइंस दोनों में ही मीथीन और मीथाइन नहीं होता। वजह उसकी क्या है, अल्कीन्स हमने पढ़ा कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और अल्काइंस आपके पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मीथेन का मतलब ये कि आपके पास एक कार्बन था उसके साथ 4 हाइड्रोजन आ गए तो अल्केन बन गया, लेकिन अल्कीन में मीथीन नहीं बन सकता। वजह उसकी है कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन तो मौजूद ही नहीं है, उसके साथ कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर इथीन और इथाइन बनता है क्योंकि दो कार्बन के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो बात कर रहे हैं इथीन से डेकीन तक, तो ये आपके पास कुछ भी नहीं। उसी तरीके से आपने ईथ उठाया, अल्कीन्स के एंड में ENE आपने पुट किया तो आपके पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। इनका जनरल फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो वो था CnH2n। यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो मेरे पास 2 इंटू 2 4 C2H4, ये आपके पास इथीन आ गया। इसी तरीके से आपके पास अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला था CnH2n माइनस 2। तो जब आप अपने n की जगह फॉर एग्जांपल 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2, हाइड्रोजन भी 2, कार्बन भी 2, तो ये आपके पास इस तरीके से इथाइन आ गया। नाम लिखने का तरीका सिंपल है, ये आपके 1 से 10 तक ग्रीक लैंग्वेज में, मीथ से डेक तक आपको ग्रीक लैंग्वेज में नेमिंग कर दी। अब उसके मुताबिक आप क्या करते हैं, सिर्फ अल्कीन की बात करें तो एंड के 3 वर्ड, अल्काइन की बात करें एंड के 3 वर्ड्स आपने उठाए और उन्हें यहाँ पर मिक्स कर दिया। तो आपके पास अल्कीन्स में शुरू करते हैं इथाइन से, फिर प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन अप टिल डेकाइन। अब इस टेबल को आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जर्नल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। अल्केन का यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूलाज आपको बस याद होने चाहिए। आप इन फॉर्मूले के अंदर सिंपल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पुट करें और आंसर निकालते जाएं। ये टेबल आगे आपके बहुत काम आएगा अगर आप इसको पूरा याद कर लेते हैं, अदरवाइज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए कि ये किस तरीके से आपके पास एलिमेंट्स लिखे गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपने पीछे देखा था अगर आपको याद हो कि हम जब होमोलोगस सीरीज को पढ़ रहे थे तो वहां पर अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स, ये चीजें हमने देखी थी। तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाएं और अटैच होने के बाद वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दें, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, उसको बिल्कुल डिफरेंट बना दें। अगर मैं फॉर एग्जांपल अल्केन की बात करूं, पीछे हमने जिक्र किया था आपके पास CH4 फॉर एग्जांपल है, अगर इसका एक हाइड्रोजन में निकाल के CH3OH कर दूं तो ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। अब अल्कोहल अगर आप एज अ मुस्लिम बात करें तो अल्कोहल मुसलमानों के ऊपर हराम है। ये आपके पास अल्केन से अल्कोहल बन गया, यानी कि आप फॉर एग्जांपल मीथेन की बात करें, या आपके घर में सुई गैस आ रही है जिसके ऊपर आप अपना खाना भी पकाते हैं, रोटी वगैरह पकाते हैं, ये सब आपके पास घर के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अल्कोहल आपके घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोनों में आप फर्क देख सकते हैं कि बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो जाती हैं फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने से। आपकी किताब में ये एक फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट दे रखी है कि आपके पास अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस क्या है। यहाँ पर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ तो इसको मैं डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहा। यहाँ पर आर का मतलब आपको बस समझना है। आर आपके पास कहलाता है अल्काइल। अल्काइल ग्रुप को हम हमेशा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्केन्स में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो आर यानी कि अल्काइल ग्रुप बन जाता है। अब बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। हेलो एल्केन्स में जो हेलो का वर्ड है दैट मींस हेलोजन। हेलोजन आपको पता है ग्रुप 7A के तमाम एलिमेंट्स को हम हेलोजन कहते हैं। अगर आपके पास हेलाइड ग्रुप आके अटैच हो जाए अल्केन्स के साथ तो वो कहलाता है अल्काइल हेलाइड या हेलो अल्केन्स भी हम इनको कहते हैं। तो इसका जर्नल फॉर्मूला आपके पास मौजूद है CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्यों? क्योंकि अल्केन का फॉर्मूला होता है प्लस 2, उस 2 में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो सिर्फ बचा प्लस 1 और आपके पास उस हाइड्रोजन की जगह हलाइड ग्रुप आ जाता है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड आपके पास है, इथाइल रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, क्लोराइड आपके पास हैलाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
नेक्स्ट आपने अल्कोहल पीछे वैसे देख लिया है। अल्कोहल आपके पास यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इथेन की बात करूं तो इथेन का एक हाइड्रोजन निकालें, उसकी जगह OH ग्रुप लगा दें तो ये आपके पास इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये OH ग्रुप आपके पास फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जिस तरह आपके इथाइल क्लोराइड में क्लोरीन जो था ये हैलाइड ग्रुप कहलाता है, इसी तरीके से OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको आप फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। अब अल्कोहल और फिनॉल दोनों में मामूली सा फर्क है, वो ये कि आपके अल्कोहल जो है वो अल्काइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करेगा, फिनॉल्स के अंदर आपके पास बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पर मेरे पास बेंजीन है C6H5, बेंजीन आपके पास C6H6 होता है, तो आप 6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दें, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपने OH जब अटैच किया तो आपके पास फिनॉल बन गया। नेक्स्ट आपके पास कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड में आपके पास जो फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला, दैट इज R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो मेरे पास R ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल को, तो अल्काइल ग्रुप आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथाइल की बात करें तो आपके पास अगर R की जगह इथेन यानी कि इथाइल ग्रुप आ गया तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इथानोइक एसिड। ये जो आपके पास इथानोइक एसिड की बात की जा रही है, कार्बोजाइलिक को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको हम RCOOH भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ईस्टर्स। तो ईस्टर और कार्बोजाइलिक एसिड में फर्क मामूली सा ये है कि आपके पास कार्बोजाइलिक एसिड में OH ग्रुप था, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन की जगह एक दूसरा अल्काइल ग्रुप आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास CH3, ये एक अल्काइल ग्रुप था, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2CH3। यहाँ पर CH2CH3 एक दूसरा अल्काइल ग्रुप आपने लगाया, इसलिए यहाँ पर R डैश से रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट आपके पास है ईथर्स। ईथर्स आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके पास पहले एक R ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, फिर दोबारा से अल्काइल ग्रुप किसी और आपके पास ब्रांच से, किसी और चेन से आप अटैच करें, इसलिए यहाँ पर R डैश रखा गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास डाइथाइल ईथर है, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड इथाइल ग्रुप का यहाँ लगा है और दूसरा बॉन्ड इथाइल ग्रुप का यहाँ पर लगा है। तो आपके पास जब भी इस तरह का कोई फॉर्मूला आपको नजर आए, जब भी इस तरह का कोई कंपाउंड नजर आए, तो इट मीन्स कि आपके पास वो ईथर है। नेक्स्ट आपके पास है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। एल्डिहाइड का जो जर्नल फॉर्मूला है दैट इज H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। अब अगर आपके पास यहाँ पर R की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आपके पास सिंपल उसी तरीके से H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड आपके पास यहाँ पर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, जर्नल फॉर्मूला उसी तरीके से। आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप भी कहलाता है अगर आप इसमें सिर्फ बात करें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H की। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे आप एल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, बस फर्क क्या है, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन मौजूद है इसकी जगह अगर आप एक अल्काइल ग्रुप लगा दें तो आपके पास ये एल्डिहाइड से कीटोन बन जाएगा। कीटोन का जर्नल फॉर्मूला वही R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। R ये आपके दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल कीटोन, आपके पास दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हुआ है। इसी तरीके से इथाइल मिथाइल कीटोन, यहाँ पर मेरे पास एक जगह इथाइल है, एक जगह मिथाइल है, तो मिथाइल इथाइल और साथ में डबल बॉन्ड O, तो इथाइल मिथाइल कीटोन आपके पास एक और एग्जांपल है कीटोन्स की। तो ये सारा काम था फंक्शनल ग्रुप में, आपको ये सारा टेबल याद करना है, हर एक एलिमेंट के, हर एक कंपाउंड के जर्नल फॉर्मूलाज आपको याद करने, और उनके साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं कोई यही बात नहीं कहूंगा कि कॉन्सेप्चुअल बात है आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको ये चीज याद नहीं होगी तो नुकसान ये होगा कि अब आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट आइसोमेरिज्म की एक टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो उस तरफ जाने से पहले आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप एक दफा दोबारा इसको रिवाइंड करके देखें और फिर आप आइसोमेरिज्म की तरफ चलें। चलते हैं आइसोमेरिज्म नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
आइसोमेरिज्म इटसेल्फ क्या है? तो आपके कोई भी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। यानी कि आपके पास कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट था, अरेंजमेंट की वजह से, फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गए उसकी वजह से, या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ऐसे फिनोमिना को आप कहते हैं आइसोमेरिज्म। और जो आपके इस तरीके के कंपाउंड्स है उन्हें कहा जाता है आइसोमर्स। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें तो बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर आपको दोनों के डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझनी है। आपके पास अगर एन लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ पर एन ब्यूटेन लिखा है, तो इट मीन्स के एक स्ट्रेट आपके पास चेन है। अगर आइसो लिखा आ जाए तो इट मीन्स के स्ट्रेट चेन है, साथ में कहीं एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। और अगर नियो लिखा आ जाए तो इसका मतलब एक स्ट्रेट चेन है और आपके पास एक कार्बन एटम के ऊपर दो ब्रांचेस मौजूद हैं। तो आपके पास ये तीन चीजें आगे इस्तेमाल होंगी। N means straight chain, iso mean branch structure, neo also mean branch structure। तो मेरे पास यहाँ पर एन ब्यूटेन की बात करें तो चार कार्बन एटम्स एक ही लाइन के अंदर एक ही स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, साथ में इनके हाइड्रोजन एसोसिएटेड हैं। अगर मैं यहाँ से एक CH3 ग्रुप उठा के भेज दूं किसी भी एक कार्बन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से CH3 उठाया और उसको भेज दिया CH इस वाले CH2 के ऊपर, तो होगा क्या, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह CH3 ग्रुप आ जाएगा और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला वो आपके इस हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच होगी, क्योंकि जाहिर है जब यहाँ से CH3 निकलेगा तो आपके पास ये एक हाइड्रोजन इधर इसकी जगह आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इस कार्बन के ऊपर ब्रांच आ गई एक मिथाइल यानी CH3 ग्रुप की। इस तरीके से आपके पास अब ये एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन गया। अगर आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करें तो यहाँ पर कार्बन 4 ही मिलेंगे और हाइड्रोजन 10 ही मिलेंगे। लेकिन फर्क क्या है, आपके पास यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट चेन से ये ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर एक जगह मौजूद है और दूसरी तरफ इथेनॉल। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को काउंट करें तो आपके पास दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में मौजूद है दो कार्बन एटम्स के दरमियान और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है इस कार्बन के साथ। दोनों में फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। ईथर अभी आपने पीछे पढ़ा था कि आपके ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक अल्काइल ग्रुप होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर मिथाइल दोनों तरफ है। यहाँ पर इथेनॉल में OH ग्रुप मौजूद है कार्बन के साथ, तो इथाइल यहाँ मौजूद है और साथ में OH ग्रुप, तो इथेनॉल ये बन गया। दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों में आपके पास पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट होने की वजह से टोटल कंपाउंड ही डिफरेंट हो गए। तो अब इसको जरा डिटेल में जाके पढ़ते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं, क्यों इस तरीके से ऐसा हो रहा है, या आपके आइसोमेरिज्म की इतनी ज्यादा टाइप्स कहाँ से आएंगे। पहले आप बात कर रहे हैं कि आपके स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो रहे हैं और बाद में आप कह रहे हैं कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकते हैं। तो टोटल आइसोमेरिज्म की चार टाइप्स हैं, आपने जो यहाँ पर पढ़नी है। फर्स्ट टाइप आपके पास है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को आप स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, चेन स्ट्रक्चर को ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, तो चेन आइसोमेरिज्म वही टॉपिक है जो हमने पहली एग्जांपल देखी। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन के अंदर डिफरेंट हो। यानी कि आपके पास इधर बात की जाए तो एन पेंटेन की बात की जा रही है, एक चेन के अंदर यहाँ पर 5 कार्बन एटम आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस एक चेन में आपके पास 4 कार्बन एटम नजर आएंगे और पांचवा कार्बन आपके पास ब्रांच में अटैच होगा। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि आपके पास पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से, अब वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जाहिर इन्वॉल्व होंगे, तो जब भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आप कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक प्रोपाइल अल्कोहल गिवन है
आपने क्या किया, इस अल्कोहल ग्रुप को यानी कि OH ग्रुप को उठा के किसी एक कार्बन के ऊपर अटैच कर दिया। यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच था, आपने अब इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया अपने अल्कोहल ग्रुप को, अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेंज करने की वजह से, इधर उधर शिफ्ट करने की वजह से आपकी पोजीशन डिफरेंट हो गई। तो अब ये आपके पास जो नाम कहला रहा था पहले, उसे आप कहते थे एन प्रोपाइल अल्कोहल, अब ये कहलाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल ही है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप वही है, कंपाउंड वही है, लेकिन आपके पास सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो पोजीशन जब भी चेंज होगी तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आप कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के दरमियान। तो आपके पास यहाँ पर ब्यूटीन है क्योंकि 4 कार्बन एटम मौजूद हैं। तो आपके पास ये कंपाउंड 1 ब्यूटीन कहलाएगा। 1 ब्यूटीन क्यों? क्योंकि 1 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आता है। अगर आप इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवाते हैं, सेकंड कार्बन पे ले जाते हैं, तो अब इसका नाम 2 ब्यूटीन लिखा जाएगा। कंपाउंड वही है, सब कुछ आपके पास सेम एज इट इज है, बस फर्क क्या है, पोजीशन डिफरेंट होगी आपके डबल बॉन्ड की। तो यहां तक ये दो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड टाइप पे बात करते हैं। थर्ड आपके पास जो टाइप है उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसकी एग्जांपल हमने पीछे भी डिस्कस की थी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप कहते हैं कि ऐसे आइसोमेरिज्म, ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर आपके कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज होता हो उनमें। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर एक प्रोपेनॉल मौजूद है। प्रोपेनॉल को आप प्रोपियोन एल्डिहाइड भी कहते हैं। एक एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास मौजूद है। अगर जर्नल फॉर्मूला आपको याद हो एल्डिहाइड्स का, तो उसमें था R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H एक फंक्शनल ग्रुप है। आपके पास यहाँ पे इथाइल ग्रुप मौजूद है, साथ में कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, 3 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए प्रोपेन आल आप इसलिए एल्डिहाइड में Al शुरू का वर्ड उठाते हैं और प्रोपेन के एंड में E हटा के ये फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। तो इस तरह से आपके पास प्रोपेनॉल बन जाता है। अब ये नेमिंग किस तरह करते हैं इसकी डिटेल हम बाद में सीखेंगे जब हम IUPAC नेम पढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं ये नेमिंग करना भी आपको सिखाऊंगा। ये तो एक एल्डिहाइड है। अब इसी के कंपैरिजन में हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। आपके पास एसीटोन, एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ जो हमने एग्जांपल लिए दोनों का सेम है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। फर्क क्या है दोनों में? आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H था, यहाँ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड अल्काइल ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से आपके पास एक एल्डिहाइड है, दूसरा एसीटोन है। तो यहाँ पर आपका ये जो कंपाउंड है इसका नाम हम रखते हैं 2 प्रोपेनओन। ये नेमिंग किस तरह होती है हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ टाइप आपके पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आपके पास एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन अल्काइल ग्रुप उसके साथ जो अटैच है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, डाइथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर, यानी कि ईथर ही है, फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन आपके पास एक तरफ इथाइल और दूसरी तरफ भी इथाइल यानी डाइथाइल, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर आपके पास एक तरफ प्रोपाइल और दूसरी तरफ इथाइल। अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे R और R डैश, वो यहाँ पर ये मतलब था कि आपके पास R और R डैश दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। एक तरफ आपके पास डाइथाइल ईथर है, दूसरी तरफ आपके पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। इसी तरीके से मेरे पास मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का मतलब ब्रांच स्ट्रक्चर है प्रोपाइल की। तो इन तीनों एग्जांपल्स को देखते हुए आपको समझ आ गया होगा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी ईथर तीनों में सेम ईथर ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों तरफ अटैच हुए हुए अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये आपका टॉपिक था आइसोमेरिज्म का। मैंने काफी शॉर्ट इसको डिस्कस किया है, शॉर्ट रिवीजन दी है आपको। है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, अगर मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूँ तो कम से कम 1 या 2 लेक्चर्स बनेंगे। उम्मीद है आपको ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक समझ आ गया होगा। यहाँ तक जो कुछ भी हमने पढ़ा ये सारा का सारा काम इम्पोर्टेंट था आपके हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए। अब अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया तो इट मीन्स कि आपके बेसिक्स अच्छे हो गए रिलेटिंग टू हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या थे, इनके क्या क्लासिफिकेशन थी,
आइसोमर्स क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये सब अगर आपको समझ आ गया तो अब हम चलते हैं अपने पुराने टॉपिक पे जो मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस करूंगा, दैट वाज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है जिसके अंदर आपको गैसियस, लिक्विड, सॉलिड तमाम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पेट्रोलियम का मतलब क्या है? सिंपली आपके पास अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स। अब आपके पास क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम कहीं से आपको मिल गया, आपको उसमें से चाहिए इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए यूजफुल हो। तो आपके पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक रिफाइनिंग, दूसरा रिफॉर्मिंग। तो पहला हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम करने के कुछ स्टेप्स हैं। अब रिफाइनिंग का मतलब आप रिफाइन कर रहे हैं, आप उसे और अच्छा बना रहे हैं। आपको क्रूड ऑयल मिल गया, आपको पेट्रोलियम मिल गया जमीन के अंदर से, अब आप उसे एज इट इज यूज नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप आप ये करते हैं कि आप उस पेट्रोलियम को उठा के डिस्टिलेशन कॉलम में भेजते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपके प्रोडक्ट्स सेपरेट आउट हो जाएं। तो मेरे पास जो क्रूड ऑयल है, सबसे पहले उसको मैं पाइप्स के थ्रू अपने डिस्टिलेशन यानी कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में भेजूंगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स का मतलब फ्रैक्शंस बने हुए होंगे। अगर यहाँ देखें तो आपके पास ये फ्रैक्शंस बने हुए, हर फ्रैक्शन के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर है और डिफरेंट प्रोडक्ट आपको उस टेम्परेचर पे मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास क्रूड ऑयल अंदर भेजा जाता है इस कॉलम के अंदर, जहां पर टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा मिलता है। सेकेंड स्टेप में आपके पास अब जो क्रूड ऑयल यहाँ पर आपने भेज दिया, हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट अपना कम रखते हैं वो फौरन ऊपर जाना शुरू होंगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब आपके पास इस तरीके से कंपाउंड्स ऊपर जाएंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स आपके पास अपने फ्रैक्शंस में जाके, अपने खानों में जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास हर फ्रैक्शन में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के कंपाउंड्स जब एक दफा इकट्ठे हो गए, आप यहां से उस फ्रैक्शन के कंपाउंड को निकाल सकते हैं आराम से। तो जब आपके पास फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक के कंपाउंड्स निकालने हैं तो वो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसी तरीके से एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन 1 से कार्बन 9 तक एंड सो ऑन। ये सारा आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखा हुआ है कि कौन सा कंपाउंड किस टेम्परेचर पे आपको मिलेगा और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस कंपाउंड की क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब यहाँ पर आपकी लिखी है। इसको आप एक दफा पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा चीज जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंस की लगती है वो लगती है कि कार गैसोलीन क्या होगी, क्योंकि गाड़ियां हमें चलानी है, गाड़ी चलाए बगैर तो हमारा दिन नहीं गुजरता। और अगर हम गाड़ी को साइड कर दें, गाड़ियों को इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, तो हम अपनी जिंदगी का 90% काम रोक चुके होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की है गैसोलीन की। पेट्रोल की कीमत तभी कम ज्यादा होती रहती है, आपके पास पेट्रोल एक बहुत अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर गैसोलीन के बारे में अब आगे हम बात करेंगे, जिसमें से आपके पास अब जो सेकंड पोर्शन है दैट इज रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये अब स्टार्ट होगा। पेट्रोल आपके पास बेसिकली ऑक्टेन है, 8 कार्बन एटम्स अपने अंदर रखता है। तो ऑक्टेन रेटिंग आपके पास एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है। इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने ऑक्टेन नंबर गैसोलीन के बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पेट्रोल को अभी देखें आज के दौर में तो वो ग्रीन कलर का आपको मिलता है। वजह उसकी ये है कि उसका जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रोल जो हमें पहले मिलता था। पहले आपके पास जो कलर था वो रेडिश कलर का था, या आपके पास पिंक रेड इस तरह का कॉम्बिनेशन का कलर था। उससे और पहले जाएं और कुछ सालों पहले जाएं तो आपके पास जो पेट्रोल था वो येलो कलर का हुआ करता था। ये डिफरेंस ऑफ कलर जो आपके पास आता है, ये डिफरेंस ऑफ कलर आता ही ऑक्टेन नंबर की वजह से। आप क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर कम ज्यादा करते हैं, आपके कलर डिफरेंट हो जाते हैं, आपके पेट्रोल के, आपके गैसोलीन के। तो यहाँ पर आपके पास ऑक्टेन रेटिंग इज द प्रोसेस जिसमें आप ऑक्टेन नंबर गैसोलीन के इंक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज क्यों करते हैं ये आगे हम डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का। रिफॉर्मिंग नाम से ही वाजे है, रिफॉर्म करना। एक चीज फॉर्म हो चुकी है, बन चुकी है, उसको दोबारा रिफॉर्म करना, दोबारा से बनाना। तो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ फॉर गैसोलीन, अब अगर आपके पास जब ये बर्न होगी तो आपके ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। आपके पास पेट्रोल जल्दी यूज होगा, जल्दी कंज्यूम होगा। आप चाहते थे एफिशिएंसी बढ़ाना, लेकिन इंजन की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी क्योंकि आपके पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। अब इससे नुकसान क्या होता है आपके, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, फर्ज करते हैं कि आपके स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन वाला पेट्रोल आपने डाला। एक गाड़ी जो कि उस 1 लीटर पे फर्ज करते हैं 10 या 15 किलोमीटर चल सकती थी, वही गाड़ी उस 1 लीटर पेट्रोल पे जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो हो सकता है 1 किलोमीटर भी मुश्किल से चली जाए।
तो आप अपनी गाड़ी के इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। तो रिफॉर्मिंग का तरीकेकार ये है कि आप अपने किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसके ब्रांच चेन में कन्वर्ट करवा देते हैं स्ट्रेट चेन को। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब होता क्या है, आपके पास फर्ज करते हैं एन ऑक्टेन है, एक आपके पास ऑक्टेन स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन की। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आप उसे हीट करवाते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको हीट अप करते हैं। आपके पास अब वही स्ट्रेट चेन कन्वर्ट हो जाती है ब्रांच चेन के अंदर। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं वो दोनों बराबर ही हैं बोथ साइड्स। तो आपके पास रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करवाते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, ताकि आपके पास एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब ये प्रोसेस लाजमी है कि विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट होगा, यहाँ कैटलिस्ट नहीं लिखा, हम ज्यादा लेड अल्काइल ग्रुप कोई भी आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है नॉकिंग। आपने रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम करवाई ही इस मकसद के लिए थी ताकि आपके इंजन के अंदर से नॉकिंग की आवाज खत्म हो जाए। अब नॉकिंग की आवाज क्या है या इटसेल्फ नॉकिंग क्या है? नॉकिंग आपके पास एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा आपके पास फिनोमेना है जिसके अंदर एक रैपिड अनइवन बर्निंग ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होती है। यानी कि आपके इंजन में से कभी अगर आपने पुराना कोई इंजन देखा हो या उसकी आवाज सुनी हो, ज्यादातर जो पुराने दौर के रक्शे होते थे उसमें से एक चुभने वाली आवाज आती थी। तो वो जो आवाज होती है वो नॉकिंग की अक्सर होती है। नॉकिंग बेसिकली क्या है, आपके पास इंजन के अंदर से अनइवन बर्निंग होती है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की, जिसकी वजह से आपके पावर भी लॉस होती है, एफिशिएंसी भी लॉस होती है और आपका इंजन भी जल्दी खराब हो जाता है। तो उस आवाज को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं। आप इस तरीके से एग्जांपल लें, आपके पास कोई पुराने दौर का रक्षा है, आपने कभी उसको रोड पे चलते हुए देखा होगा, उसकी आवाज आपने सुनी है, बहुत चुभने वाली होती है। और आपकी कोई गाड़ी है जिसका साउंडलेस इंजन है, यानी उसके इंजन से आवाज ही नहीं आती कोई, तो दोनों में जो फर्क है वो नॉकिंग का है। आपके उस पुराने इंजन में नॉकिंग ज्यादा होती है और जो आपकी गाड़ी है जिसका इंजन ऑलमोस्ट नया है उसमें नॉकिंग ना होने के बराबर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रैकिंग। नॉकिंग और क्रैकिंग दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नॉकिंग एक ऐसी आवाज है जो किसी भी इंजन में अनइवन बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की वजह से होती है। क्रैकिंग आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी डिकम्पोजिशन है अल्केन्स की इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो आपके अल्केन्स को फर्दर डिकम्पोज करती है इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर प्रोपेन है, प्रोपेन आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर अगर हीट किया जाए 7 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, तो वो प्रोपीन में तब्दील हो जाएगा, साथ साथ आपको इथीन और मीथेन और हाइड्रोजन गैस भी बना के देगा। तो अब यहाँ पर आपके पास प्रोपेन सिर्फ मौजूद था, इस एक कंपाउंड की मदद से आपने 3-4 नए कंपाउंड मजीद बना लिए। क्रैकिंग क्यों करते हैं? वजह उसकी ये है कि जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डिस्टिलेशन के थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से आप सेपरेट आउट करते हैं तो पेट्रोल सिर्फ 20% मिलता है उस क्रूड ऑयल में से, उस पेट्रोलियम में से। अब हमें पेट्रोल ज्यादा चाहिए, हमें गैसोलीन ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करवाते हैं। क्रैकिंग करवाने से हमें फायदा ये होता है कि आपके पास जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास अगर हैवी गैस ऑयल मिलता है पेट्रोलियम से, तो आप उसे इन द एब्सेंस ऑफ एयर 5 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेपरेट आउट करते हैं। आपके पास क्रैकिंग करने के बाद आपको एन हेप्टेन, हेप्टीन और डिफरेंट क्रैकिंग करने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी मिल जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्रैकिंग का क्या है, सिंपल लॉन्ग हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब आपको फॉर एग्जांपल लॉन्ग हाइड्रोकार्बन में से कोई एक चीज नहीं चाहिए थी, आपको दूसरी चीज बनानी थी, तो आप क्या करें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर उसे क्रैक करवा दें, उसको ब्रेक कर दें, आपके पास यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। एक टॉपिक आपका रह जाता है जो कि है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन नाम से वाज़ेह है कि हम पॉलीमर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम मोनोमर्स भी कहते हैं, आपस में मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना के दें जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बना के दें, तो ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं पॉलीमराइजेशन। डेफिनेशन क्लियर है? अब चलते हैं पॉलीमराइजेशन की टाइप्स पर। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।
एडिशन पॉलीमराइजेशन आपके पास जो भी मैंने डेफिनेशन में आपसे जिक्र किया कि आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कि मोनोमर्स बहुत सारे लें, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स आप लें, उन्हें आप एक खास कंडीशन देने के बाद कन्वर्ट कर दें एक लार्ज मॉलिक्यूल में। आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर के अंदर। आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही ऑलमोस्ट रहता है, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स वही रहते हैं, बस फर्क क्या है, आपके पास बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इथाइलिन मेरे पास है, ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलीइथाइलिन के अंदर। यहाँ स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, पॉलीइथाइलिन में आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में नाम से आपको पता चल रहा है, कंडेंसेशन मींस कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब ये होता है कि आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। जिस तरह आपके फ्रिज में कंडेंसर है, कंडेंसर का काम क्या होता है, आपके पास वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, कंडेंस कर देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एग्जांपल आपके पास है, एक आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स ले लें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के, इसमें से आप अपने वाटर को निकाल दें, तो आपके पास एक नया पॉलीमर जनरेट हो जाता है, उसका नाम है बेकलाइट। होता क्या है, आपके पास ये जो ऑक्सीजन मौजूद है, इसके दो बॉन्ड्स हैं। जब आप इस ऑक्सीजन को निकालेंगे, यहां से आप एक हाइड्रोजन निकालें, यहां से आप कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लें। जाहिर फिनॉल में आपके पास बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन में हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। यहां से आपने एक ऑक्सीजन और यहां से एक एक हाइड्रोजन निकाला, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिए। इस वाटर को आप बाहर निकाल लें, आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है, इधर एक बॉन्ड खाली है, तो ये दोनों बॉन्ड इन बॉन्ड के साथ मिलके आपस में कंबाइन होकर CH2 ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये अटैच होता जाएगा क्योंकि आपने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे। आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सिंपल जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल लिया जाएगा। जब आप वाटर निकाल लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, तो आपके पास इस टाइप की पॉलीमराइजेशन को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उम्मीद है आपको इसमें जो कुछ हमने डिस्कस किया वो समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आई, तो अब थोड़ा समझ आना शुरू हो गई होगी। इस लेक्चर को कम से कम 2-3 दफा दोबारा देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और अगर कोई आपको कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं कि ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसे डिस्कस भी कर लूं। यहाँ तक आपके पास पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर IUPAC नेम को डिस्कस करेंगे। IUPAC नेम क्या है, किस तरीके से आप रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा था कि आपके पास 2 ब्यूटीन आ रहा था, या मिथाइल इथाइल प्रोपेन आ रहा था, एंड सो ऑन, बहुत सारे नाम। तो ये बहुत सारे नाम आप रखते किस तरह से हैं, ये कहाँ से आए, ये किस तरह से जनरेट हुए, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।